हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ही छोटे नोट्स के रूप में तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इतिहास के बारे में, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है। प्रागैतिहासिक काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है या पाषाण काल है, इसकी टाइमिंग कब से है? अज्ञात काल से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। लगभग 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और नव पाषाण काल का समय 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या कहा गया है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग, वह समय जिसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इसके बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त है। इसकी जानकारी हमको केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रस्तर युग का मतलब पाषाण युग, यानी पत्थरों का काल, पत्थरों का समय। फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो ये नोट हैं वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो इनसे छूट कर जाने पाए। हम देखते हैं आगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इतिहास का वह समय जिस समय मानव का पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, जिस समय मनुष्य पढ़ना लिखना कुछ भी जानता ही नहीं था, उसी काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तन व खिलौनों से प्राप्त होती है। यानी कि जो संस्कृति दब गई थी, जिनका उत्खनन, वो चीज़ों का जो प्रमाण मिला, तो उनके प्रमाण केवल मिट्टी के बर्तन, उनके यूज किए हुए अवशेष हैं, कुछ खिलौने हैं बच्चों के, जिनसे जानकारी प्राप्त की गई है। अगला ये देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में किसने सर्वप्रथम चर्चा करी? तो डॉक्टर प्राइमरोज। अब हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जैसे हम देखते हैं कि सिंधुकालीन जो सभ्यता है, वहाँ पे भी हमको जो कुछ लेख मिले हैं, उनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि उनके बारे में लिखित प्रमाण मिला तो है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल है मानव विकास के लिए उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके लिखित विवरण उपलब्ध हैं, वही क्या है? इतिहास है, ऐतिहासिक काल है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इस समय का मानव गुफाओं में रहता था और अपने हर कार्य को करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली फलों सब्जियों को इकट्ठा करते थे।
पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे और इन्हीं पत्थरों की सहायता से जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा किए गए भोजन को कच्चे ही खा जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें भोजन पकाने का किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। देखिए दोस्तों, इस काल में जो ये पूरा पाषाण काल है, इस काल में जो आग की खोज है ये हो गई थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आग का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर माना जाता है नवपाषाण काल। आग की खोज का जो प्रारंभ है वो नवपाषाण काल माना जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो आग की खोज है, मनुष्य ने आग की खोज को पूरा पाषाण काल में कर लिया था, परंतु इसकी उपयोग करने की जो प्रकृति थी, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए, इस चीज़ की जानकारी नहीं प्राप्त थी। इसमें देखो ये नोट्स में बताया गया है कि परंतु इस समय का मानव आग की खोज कर तो लिया था, लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी अग्नि की तो जानकारी हो गई थी, लेकिन अग्नि का प्रयोग कैसे किया जाए, जो वो मांस कच्चे खा जाते थे, भोजन कच्चे खा जाते थे, उनको कैसे पकाया जाए, इस चीज़ का कोई विवरण, कोई जानकारी नहीं मिलती। हम आगे देखते हैं, होमो सेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए और भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व का मिला है। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव होमो सेपियंस दिखाई दिए। होमो सेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम काल में मिलते हैं और भारत में इन मानव के रहने का जो शुरुआती समय है वो 5 लाख ईसा पूर्व का है। हम आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल। अब जैसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, वैसे ही पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहला आ जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में क्या दिया गया है कि इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरणों को देखने को मिला। सबसे पहला है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, जिसमें चॉपर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबल से बनाया जाता था। पत्थर के वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते थे, पेबल कहलाते थे। कि ये जो पत्थर के औजार हैं ये चिकने और सपाट कैसे हुए हैं? पानी के बहाव के कारण। इसमें एक तरफा धार होता था और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। हम देखते हैं कि जो इनके उपकरण हैं सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के जो कुछ उपकरण हैं सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण सोहन संस्कृति को इस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है हैंड एक्स संस्कृति। यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण थे तथा ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है, इसका किनारा धारदार होता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादमदुराई तथा अतिरपक्कम से प्राप्त होते हैं। अतिरपक्कम और वादमदुराई। मध्य पूरा पाषाण काल। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में जिस पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा और इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी और खुरचनी थी। इस समय के प्रमुख ये औजार फलक, बेधनी और खुरचनी थी। मध्य पूरा पाषाण काल फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं और सोन घाटी राजस्थान के बगान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इस
इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले सकरे आकार का वह फलक है जो दोनों किनारों से समानांतर होता है। ब्लेड क्या है? ब्लेड पतला सा सकरे आकार का वह फलक है जो दोनों किनारे समानांतर होता है। और इस काल में हड्डी के उपकरणों की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर से प्राप्त हुए हैं। जो इनके प्रमुख स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में। आगे हम देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल में जो फलकों की अधिकता के, ये टॉपिक तो हो गया है, ये पीडीएफ में गलती से आ गया है। मध्य पाषाण काल का युग, इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव हुआ। क्यों? किस वजह से? जलवायु गर्म और शुष्क होने से जो मनुष्य का रहन सहन था, इन चीज़ों में बदलाव हुआ, और जो जीव जंतु थे, वनस्पतियाँ थीं, इन चीज़ों में भी बदलाव हुआ, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हो सका। इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है। जो पत्थर की गुफाएं थी उनमें दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर चित्रों की नक्काशी की गई। और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाले कृष्ण लोहित मृद भांड यानी काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, इनके साक्ष्य मिलते हैं। इनका भी प्रयोग होने लगा था, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले। इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श तथा दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। साथ में यहाँ से बारहसिंघा, भैंस, हाथी, सुअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष मिले। यहाँ से अनेक समाधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। अनेक समाधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। कहीं कहीं पर कुत्ते को उनके मालिक के साथ भी दफनाए गए समाधि का भी प्रमाण मिला है। बुर्ज होम कश्मीर से मालिकों के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बुर्ज होम कश्मीर से। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं। इस काल में इनका प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में ये जानकारी C.L. कार्लाइल ने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र की खोज में निकाले। ये चीज़ें किसने बताई? तो C.L. कार्लाइल ने कब बताया? 1857 ईस्वी में। कहाँ की खोज किया? विंध्य क्षेत्र की खोज। हम देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1885 ईस्वी में किया। और इनकी कहाँ पे किया? इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है प्री हिस्ट्री टाइम्स, इसमें किया इन्होंने। और इस समय का मानव पुरापाषाण और मध्य पाषाण की अपेक्षा अधिक बदला हुआ था। जो मनुष्य का जो ये टाइम है, इस समय का जो मनुष्य है, वो पुरापाषाण काल के मानव और मध्य पाषाण काल के मानव की अपेक्षा अधिक बदला हुआ नजर आया। नवपाषाण में मानव एक जगह अस्थायी निवास करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि इसने धीरे धीरे पशुपालन प्रारंभ कर दिया था और कृषि कार्य का विकास कर दिया था। तो कह रहे हैं नवपाषाण में मानव एक जगह अस्थायी निवास करने लगा और धीरे धीरे इस काल में पशुपालन और कृषि कार्य का विकास हुआ।
भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगह से मिलते हैं। जो मेहरगढ़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस युग में अग्नि से भोजन पकाने की तकनीक प्रारंभ हुई। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अग्नि का आविष्कार जो है वो तो हो गया था, लेकिन अग्नि से भोजन पकाने की तकनीक ही प्रारंभ हुई, ये इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 साथ में कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। गेहूं और जौ दोनों की खेती का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले कहाँ से? मेहरगढ़ से। और इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। महागढ़ा बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। महागढ़ा कहाँ से किस चीज का प्रमाण मिलता है? पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त हैं। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे। उतनूर और पय्यमपल्ली, उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। इन दोनों जगहों से कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। अब आता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, इसका प्रारंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी बहुतायत में प्रयोग होने लगा। ताम्रपाषाण युग, इसका नाम ही ताम्रपाषाण संस्कृति इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय में हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा। इसीलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग की संज्ञा दी गई। ताम्रपाषाण युग में नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति नाम दिया गया, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ताम्रपाषाणिक का मतलब क्या है? ताम्रपाषाणिक का मतलब ही है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तो दोस्तों, जो ये कुछ शब्द हैं लाल और हरे रंग में लिखे गए हैं, नीले रंग में लिखे गए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग जब भी क्लास देखते हैं, कोई भी क्लास देखें, किसी भी टीचर की क्लास देखें, तो अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठें। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको साथ ही साथ नोट करते चलें और हमारे वीडियो को कंटिन्यू करें। आपको इस चैनल पर सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। हम आगे देखते हैं। इसमें ताम्रपाषाणिक युग में बताया गया है कि तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्य कालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां बाद में आती हैं। इसमें बताया जा रहा है कि तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्य कालीन संस्कृति से पहले का है। जो हड़प्पा की कांस्य कालीन संस्कृति है, इससे ताम्रपाषाण युग पहले का है, लेकिन भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और ताम्रपाषाण युग बाद में। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। वे मुख्य अनाज गेहूं, चावल और इसके अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहनी फसलें भी उगाया करते थे। वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे। हिरन का शिकार करते थे। वह ऊंट से परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं।
ये लोग ऊंट से भी परिचित थे। सामान्यतः इस संस्कृति या युग के लोग घोड़े से नहीं जाने जाते, परिचित नहीं थे ये लोग, परंतु अवशेष के रूप में इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले हुए थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थी। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, साथ ही वह मिट्टी के खिलौनों और मूर्ति टेराकोटा के कारीगर थे। टेराकोटा की जो ये और खिलौने मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, इनके अच्छे कारीगर थे। साथ ही कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे। हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। इन चीज़ों में वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे एवं माहिर थे। ताम्रपाषाण काल के अधिकतर मृदभांड मिट्टी के बर्तन काले रंग के व काले एवं लाल रंग के हैं। जो ताम्रपाषाण युग के मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, अधिकतर वो काले एवं लाल रंग के थे, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफेद रंग की रैखिक आकृतियां भी बनी रहती थी। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई हैं? तो भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अहाड़, उदयपुर, गिलुन, कहाँ पे? राजसमंद, राजस्थान में पाई गई हैं। भारत में ताम्रपाषाण युगीन जो बस्तियां हैं, महाराष्ट्र, जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद, अहमदनगर में, चंदौली, कोल्हापुर में, इनाम गांव। इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं से मिलती है। जो अपना इंडिया है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद, अहमदनगर, और चंदौली में कोल्हापुर, इनाम गांव, इस गांव की सबसे बड़ी बस्ती यहीं से मिलती है। इधर हम देखते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश से मिली है, मालवा से मिली है, कायथा से मिली है और एरणगुना से मिली है। तो दोस्तों, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करें। आपको ये चीज़ें कैसी लगी, अपने विचार कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।